पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर इंसान के अपने कुछ मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार होते हैं और उन अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस समय इस देश में अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तब यही सारे स्वतंत्रता के अधिकार कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के हाथों में चले गए थे। फिर देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद देश में मानवाधिकार आयोग की डिमांड बढ़ी या कह लें ज़रूरत महसूस हुई, जिसके माध्यम से लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, और उसकी स्थापना 1993 में की गई। मानवाधिकारों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तपन अग्निहोत्री जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के। आप हमारे 30 डेज विद 30 फेस के छठे चेहरे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बात केवल मानवाधिकारों की नहीं है, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन इनकी मानवाधिकार के अलावा समाज के कई अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत है, और किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे काम करते हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, आपसे बातचीत करते हैं। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये बताएं कि मानवाधिकार एक्चुअली होता क्या है। जो हमारे संविधान में एक जो व्यक्ति के जीने के लिए जो एक बेसिक अधिकार हमारे होते हैं, जब उन अधिकारों का हनन होता है उसको मानवाधिकार हनन कहते हैं। इन के संरक्षण के लिए हमारे देश में 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, जिसका हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में बनाया गया। साथ में अब दिल्ली तक यदि पहुंच नहीं होती है तो साथ में सभी प्रदेशों में, इस समय भारतवर्ष के 22 प्रदेशों में हमारे जो हैं, कुछ प्रदेशों में 1, 2, 3 प्रदेश मिलकर बनते हैं, तो हमारे 22 राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना हमारे देश में की जा चुकी है, जो सभी राज्यों की राजधानियों में स्थापित हमारे। इस मानवाधिकार में क्या क्या मूलभूत अधिकार कौन कौन से आते हैं? इसमें मूलभूत अधिकार होते हैं कि हमने कहा था मूलभूत अधिकार बात करें तो व्यक्ति को जीने के लिए जो अधिकार चाहिए, जीवन यापन के जो अधिकार चाहिए, वो मूल अधिकार में आते हैं। जो संविधान में प्रयत्न में हमको अधिकार दिए गए हैं, यदि वो अधिकार हनन होता है तो मानवाधिकार हनन के अंदर वो आता हमारा है, जिस शिक्षा का अधिकार हो गया हमें जो व्यवस्था जो हमारी है, उस व्यवस्था में जो सरकारी संविधान में जो हमें कानून दिए गए हैं हमारे प्रति, यदि उनका हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, वो कानून जो बने हमारे लिए हैं वो कानून हमको नहीं, उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो हम मानवाधिकार में जा सकते हैं। तो जैसे इनका हनन हो रहा है किसी एक व्यक्ति का मानवाधिकार का, तो उसकी शिकायत लेके वो कैसे करेगा शिकायत? उसका हमारे पास 2 सिस्टम हमारे होते हैं। पहला है कि वो डायरेक्ट जाके NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की साइट पे जाकर के वो डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है कि जैसे अब संस्था हमारी है मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारी संस्था जो है भारत के 27 राज्यों में काम कर रही है। 400 से ज़्यादा हमारे इंडिया में ऑफिस हमारे हैं। तो यदि कोई समस्या किसी की है, उसको लॉन्च करना कंप्लेंट नहीं आ रहा है, वो हमारे पास संपर्क करें, हमारे पास आए, निःशुल्क सेवा हमारे यहाँ से इसकी की जाती है। अच्छा, आपका मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार के अलावा भी कई क्षेत्रों में, जैसा कि आप पता चला है काम करता है, तो वो किन किन क्षेत्रों में आप लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं? हमारी जो मेन काम करने की जो दिशा है, या बोले जो हमने एक एम बनाए हैं, वो मानवाधिकार के अलावा हमारा शिक्षा क्षेत्र है। तो शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से? शिक्षा क्षेत्र में हम लोग 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला तरीका हमारा है कि हम जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, यहाँ पर हम छोटे छोटे स्कूल्स चलाते हैं, रेगुलर बेसिस चलाते हैं। हमारा क्लासेस मतलब हफ्ते में 7 दिन चलती क्लासेस हमारी हैं। वो क्लास चलाने के बाद हम लोग वहाँ उनके पेरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव है। वो आज भी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और ना बच्चों स्कूल भेजना पसंद करते हैं। उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद उन बच्चों का जो हमारा RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा के आसपास के अच्छे स्कूलों में उनका दाखिला करवाते हैं। ये शिक्षा में कुछ परसेंटेज भी है शायद, 25%। RTE जैसे आप लोग मानवाधिकार से जुड़े हैं, तो क्या जो स्कूल्स हैं शहर के, वो 25 वाला जो एक है मानक जो है, उस मानक का क्या पूरा करते हैं? बिल्कुल पूरा नहीं करते। 25% हमारे ख्याल से कानपुर कोई स्कूल नहीं होगा। इस पे क्या कार्रवाई बनती है? इस पे बिल्कुल कार्रवाई बनती है। होता क्या है कि हम अप्लाई ही नहीं होता हमारे यहाँ से। अभी इस RTE एक्ट को लोग नहीं जानते हैं, गरीब आदमी नहीं जानता है, तो फॉर्म ही नहीं भरा जाता है। जब फॉर्म नहीं भरा जाता है तो जब हमारे पास फॉर्म ही नहीं है, हम भेजे कहाँ बच्चे को? हाँ, जब हमारे पास फॉर्म हो
मतलब गवर्नमेंट के पास, और वो उसको भेजे, स्कूल रिफ्यूज करे उसको, तब तो कार्रवाई बनती है। स्कूल खत्म लेने तैयार है, भेजिए बच्चे ही नहीं हमारे पास है, क्योंकि सरकारी सिस्टम इस पर कतई जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। वो तो कतई ये जो काम कर रहे हैं लोग, जैसे बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं स्लम्प में, हाँ। तो क्या उन्हें जानकारी नहीं होती? आपको क्या लगता है उन्हें जानकारी नहीं है इस चीज़ की? अब मैं इसके हम बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये आपके माध्यम से उन संस्थाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि हम मलिन बस्ती में स्कूल खोल के बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते हैं। हमारा स्कूल खोलने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उन पे एक विश्वास बनाएं और उनके अभिभावकों से बात करके उनको हम अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं। हम वहाँ पर 2 घंटे क्लास पढ़ाते, क्या 2 घंटे में हम बच्चों को बहुत प्रतिभावान बना लेंगे? नहीं बना लेंगे। 2 घंटे में जब हम आप नहीं सीख पाए तो नहीं बना लेंगे। लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि शिक्षा की जो अलग है वो जगह वहाँ पर अभिभावक जागरूक हों। 1.5 साल पढ़ाने के बाद हम उन बच्चों का एडमिशन स्कूलों में करवा सकें। ये हमारी शिक्षा के अलावा और क्या? शिक्षा के अलावा दूसरा हमारा जन समस्याओं पर, मेन काम जो हमारा जन समस्याओं पर है। हमारे यहाँ सेकेंड लेवल शिकायत सुनी जाती है। सेकेंड लेवल मतलब ये होता है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, सरकारी डिपार्टमेंट से खासकर, वो उस विभाग में पहले अपनी समस्या बताए, शिकायत दे। यदि वो विभाग नहीं सुनता है तो वो शिकायत लेके हमारे पास आए। तब हम 2 तरह की कार्रवाई करते हैं। पहली कार्रवाई तो उसको जो हमें राहत दिलानी वो करते हैं। दूसरा, जो विभाग है, जो गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है, उन्होंने उस शिकायत पे कार्रवाई क्यों नहीं की, ये चीज भी हम पूछते हैं। क्या वो जो अधिकारी शिकायत पे कार्रवाई नहीं करता, उस पे भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल होती है। उसके लिए हम लोग जो उच्च अधिकारी हैं उनको लिख के भेजते हैं, और कई कार्रवाई मेरे पास हैं उसकी। अच्छा, हुई है कार्रवाई? बिल्कुल हुई है। और जब वो उच्च अधिकारी भी नहीं सुनता है तो मानवाधिकार आयोग इसके लिए हमारे पास है। तो क्या मानवाधिकार ऐसा भी हुआ कि उच्च अधिकारियों ने भी कई बार ना सुना? बिल्कुल कई बार। क्या अक्सर नहीं सुनते हैं? अक्सर नहीं सुनते हैं। कह सकते हैं कि जो 90% नहीं सुनते हैं भाई साहब। 90% कह सकते हैं आप कि जो आम जनता सोचती है अधिकारियों के बारे में, गलत नहीं सोचती। बिल्कुल गलत नहीं सोचती। बिल्कुल फैक्ट है, पूरी तरह सहमत हूँ मैं। ये लोग सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। नीचे कारण क्या है? कभी समझ में आया ऐसा कि इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो हम जो जहाँ समझते हैं कि सिस्टम ऊपर से भ्रष्ट है, नीचे से नहीं भ्रष्ट है, सिस्टम ऊपर से। ऐसे तो मान लीजिए आप ऊपर जाएंगे मानवाधिकार में, वहाँ भी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी वही आयोग में मानते हैं। थोड़ी सी अभी उतनी आयोग को पावर नहीं है, या आयोग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। हम 2020 का तो मैं भी नहीं पहुंच पाया आज तक उनके पास तक। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आयोग यदि अपने आप पे आ जाए तो डेफिनेटली इन अधिकारियों पे बहुत बड़ा अंकुश लग सकता है। जरूरी है और लगाता है, आयोग लगाता है। लेकिन कुछ पहलुओं पे आयोग भी ढिलाई बरतता है, जैसे आयोग फीडबैक नहीं लेता उस चीजों का है। अच्छा, इस काम के दौरान 2013 आपने बताया, 2013 में आपने इसका 2008 में गठन किया, और 2008 से आज हमें 12 साल हो गए। 12 सालों में शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? अपने कानपुर शहर की। बिल्कुल, मैं आप चूंकि इसी शहर के निवासी हैं और इसी शहर में काम कर रहे हैं, तो कानपुर शहर में जब अपनी समस्या, सबसे बड़ी समस्या बताएं आपको, तो पहली समस्या तो है कि लोगों का पुलिस विभाग के द्वारा, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या। दूसरा, हमारे नगर निगम संबंधी जो समस्याएं हमारे यहाँ पर, जो नगर निगम संबंधित कार्य हैं, वो सुचारू रूप से कानपुर में कतई नहीं। इनको सुधारा कैसे जाए? अगर सुधारने की हम बात करें तो सुधारने के लिए हम वहाँ प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम को नहीं बदल सकते हम लोग हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, दीपावली टाइम कानपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि दीपावली टाइम पूरा कानपुर गंदगी के ढेर पे पटा पड़ा था। उसके पहले आप बात करें होली के टाइम में एक आपकी मैंने वीडियो देखी थी सजय घाट की। शायद कानपुर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गंगा मेला कानपुर में एक नाले के गंगा जो नाले रूपी गंगा में हमारा गंगा मेला बनना हो। ये तब था जब गंगा भक्त जिलाधिकारी हुआ करते थे। वही बता रहा हूँ आपका, तभी हाल था, परम गंगा भक्त थे। लोगों ने बताया और ऐसे कई मतलब वो जानकारियां आई। मैं आपको बता दूं कि उस समय के जिलाधिकारी महोदय प्रतिदिन गंगा जी में ही स्नान किया करते थे और उसी घाट पे किया करते थे। उसी घाट पे। जी हाँ, आश्चर्य की बात है होली के समय। और सबसे बड़ी बात कि आज जो सरकार गंगा के लिए इतनी बड़ी योजना चला रही है, उसी सरकार के मंत्री, उसी सरकार के विधायक, सांसद उस ही नाले के पानी से आचरण करके आए, लेकिन उनको गंगा गंदगी नहीं नजर आई। नहीं, शायद उन्हें देखना ही नहीं था ना कुछ, बस एक परंपरा निभानी थी। देखना था, लेकिन वो आग बंद करके देखना था। परंपरा निभाने गए थे कि कोई ये ना कहने पाए कि परंपरा तोड़ी है। तो फिर ऐसे सरकारी योजनाओं पे पश्चिम खड़ा होता है ना।
तो चलिए वो तो हम लोग देखते रहेंगे, उसके लिए लड़ना पड़ेगा हमें। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे काम जो आप लोगों ने जो अच्छा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा इस पूरे कार्यकाल के दौरान 12 साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट ऐसा हमारी सबसे बड़ा अचीवमेंट है जन समस्याओं का। हमारी कोई ऐसा केस जो सॉल्व ना होने की कंडीशन में आ गया हो बिल्कुल की? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको। लाल इमली का केस हमारे पास एक है, इसमें लगभग फाइनल प्रोसेस पे आ गया है। वो लाल इमली का केस था कि 96 में BIS मिला था लोगों को। BIS लेने के बाद उसको उससे 5th पे कमीशन आया। उसके बाद 5th के कमीशन में इन लोग का एरिया आया, तो इस एरिया को ये लोग देने के मूड में नहीं थे। लाल इमली वाले टेक्सटाइल जो इंडिया हमारी टेक्सटाइल है वो देने के मूड में नहीं थे ये लोग। तो वो जो BIS के लोग थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए। उनको ऑर्डर हुआ कि उनको पेमेंट दिया जाए। उस पेमेंट देने के उसमें जो है पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करते हुए 55 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इशू किया। 55 करोड़ रुपए इशू किया कि इन लोगों को पैसा दिया जाए, इनका राइट बनता है। अब उस 55 को मांगने में टेक्सटाइल जो ये आपका एलगिल मिल है, इसका जो CMD है, उन्होंने वो माना उसमें कि इतने करोड़ रुपए BIS वाले लोगों को, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए था कि इतना BIS वाले लोगों को देना है। तो यदि आपने उसको डिमांड में शामिल कर लिया है, पैसा मांग लिया है, इसका तो हकदार वो लोग हैं, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया। उसका तो कंटेम्प्ट पे गए वो लोग। कंटेम्प्ट पे फिर आदेश हुआ 3 महीने में पेमेंट दी जाए इनकी, और कंटेम्प्ट के आज 4 साल बीत गए हैं। 4 साल भी पेमेंट को नहीं मिला आज उनको। उस केस को हम लोगों ने आयोग में दायर किया है। वो केस आपने कब सॉल्व करना शुरू किया? ये केस हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया है 2000 दिसंबर 18 में लगभग शुरू किया। हाँ 2 साल हो गए। हाँ अब लगभग वो आदेश पे। किस तरह के केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? सबसे ज्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं पुलिस विभाग संबंधित आते हैं हमारे पास। पुलिस के शोषण के? बिल्कुल, पुलिस शोषण का, पुलिस FIR ना करना, जांच में लापरवाही करना, गलत जांच रिपोर्ट लगा देना, ठीक है, और जो बेचारा जो शिकायत करता है उसी को गुनाहगार साबित कर देना, ठीक है। पुलिस विभाग क्या है ये कॉमन सा हो गया है। हाँ, और दूसरे हमारे मोस्टली सरकारी मशीनरी, जैसे बताए सरकारी मशीनरी, यानी कह सकते हैं सरकार से त्रस्त लोग आपके पास बिल्कुल सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से त्रस्त लोग हमारे पास आते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल सरकारी। तो प्रतिशत अगर हम कहें तो क्या रहता है इन लोगों के केस सॉल्व होने का? कितने लगभग केस सॉल्व हमारे पास यदि प्रतिशत की बात करें तो लगभग आप मान लो कि मोर देन 80% केस हमारे पास सॉल्व हो। मोर देन 20% नहीं हो पाते। 20% टाइम लग जाता थोड़ा। हाँ होते हैं, जैसे मैंने कहा ये लगभग 2 साल से केस चल रहा है हमारे यहाँ है, तो इसको भी सॉल्व में नहीं काउंट करते हम। हाँ अभी तो नहीं, सॉल्व में काउंट नहीं करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है जो 20% वो भी शामिल होते हैं। जैसे मान लो पुलिस विभाग का केस आया हमारे पास, शिकायत लेके आए आदमी, जब हमने यहाँ कार्रवाई की तो वो पुलिस विभाग क्या करता है, उस पार्टी से मिलकर उसमें दबाव बना देता है उसके ऊपर, इतना है कि उस व्यक्ति को हमारे पास विश्वास नहीं रह जाता है। यानी वो पार्टी ही आपके पास जो केस लेके आती है वही आपको छोड़ के चली जाती है और लिख देती है कि हमारा समझौता हमारा सब कुछ हो गया है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस को हम सॉल्व में नहीं काउंट करते हैं इसको। नहीं ठीक है, वो तो मान लीजिए अपनी बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं, उसको हम सॉल्व नहीं करते काउंट उसको। तो अच्छा आखिरी में ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको हम 1-2 दिन के लिए मान लीजिए इन केस कोई पावर मिल जाए, क्योंकि मानवाधिकार में है तो मानवाधिकार ऐसी कोई पावर मिले जिसमें आपको कहा जाए कि आप एक कोई फैसला जो चाहें आप कर लें और उसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, तो वो एक फैसला क्या होगा आपका? वो फैसला जो हमारा होगा वो सबसे बड़ा फैसला जो हम सोचते हैं अपनी नज़र में कि हर विभाग की एक जिम्मेदारी तय हो। एक काम का, जैसे आज कोई व्यक्ति कंप्लेन लेके आया है तो वहाँ ये तय हो कि इस कंप्लेन पे जो है हमको इतने दिन के अंदर जवाब देना है और पारदर्शक साथ में लागू हो। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन हमें लगता है कि लोगों को न्याय मिलना, समस्याएं आधी हो जाएंगी। जिस दिन इसे पारदर्शिता ले आए कि शिकायत गई और उस शिकायत पर ये निर्धारित हो गया कि 10 दिन में इस पर सुनवाई होगी, और 10 दिन में सुनवाई होने के बाद मतलब ऑनलाइन जैसे जन सुनवाई आपकी है, हम जन सुनवाई बहुत अच्छा लगता है, ये मानते हैं, बहुत में गलत रिपोर्ट लगती है उस पर, लेकिन फिर भी आज कम से कम जो शिकायत जाती है सामने बात हो जाती है, बिल्कुल शिकायत जाती है तो कहीं ना कहीं शिकायत जो पहुंच रही है उस शिकायत पे कार्रवाई दिख रही है हमको उस पर ऑनलाइन है। तो शिकायतें ऑनलाइन हो जाए सब हमारी। शिकायतें तो ऑनलाइन अभी भी है? नहीं ऑनलाइन नहीं, कौन शिकायतें ऑनलाइन? पोर्टल जैसे कहा जा रहा है, पोर्टल पे जो शिकायतें आप डाल दीजिए सिर्फ जन सुनवाई पे ऑनलाइन है, जन सुनवाई पे ऑनलाइन सिर्फ है। अच्छा, और कहीं ऑनलाइन शिकायतें नहीं है। बाकी किसी विभाग को दीजिए वो मालूम नहीं चलता उसमें कार्रवाई क्या हुई, उस विभाग में क्या कार्रवाई हुई है ये नहीं मालूम चलता उस विभाग में। तो हर विभाग की शिकायतें ऑनलाइन हो जाए। तो अभी आगे का क्या प्लान किए हैं, आगे कैसे चीजें बेहतर करेंगे? आगे हमारा जो है 2-3 अभी जैसे हमारे प्रोजेक्ट और आने वाले हैं
पहले तो जन शिकायतों पे हम अब अभी इसको और क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। हर जिले में, अभी हमारे जिले में एक ऑफिस है, अब हम जिले में कई ऑफिस हमने बना रहे हैं। एक ही जिले में? एक ही जिले में, मतलब जो भी जिला चाहे एक ऑफिस बन गया है, वो हम कई जिले अब कई ऑफिस बना रहे हैं अपने हैं, जिससे हम लोगों तक आसानी से पहुंच सके और लोग अपनी शिकायतें लेके आसानी से हमारे पास आ सके और हम उनको न्याय दिला सके। लोग आपके पास आसानी से आ सकें, ये ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जब हम नहीं मतलब करने के, जैसे हमारे यहाँ बैठे के विधानसभा क्षेत्र में हमारा आपका साउथ बना हुआ है, अब साउथ के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो यानी हम पहुँच गए या वो पहुँच गए, बात वही ना, हम यहाँ पहुँचे तक वो मेरे पास आ रहे हैं। ऐसे ही मेरा है कि मतलब हर कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा ऐसा ऑफिस बन जाए जिससे लोगों को हमें राहत दे सके। चलिए, उम्मीद भी करेंगे जल्दी से जल्दी हो। तो ये थे हमारे साथ तपन जी, और तपन जी मानवाधिकार के माध्यम से लोगों को अधिकार दिलाने के साथ साथ कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसमें शायद आपने शिक्षा क्षेत्र हमारा है, इसके साथ साथ हम लोग का अभी जो है अगले महीने परामर्श केंद्र शुरू होने जा रहा है पति पत्नी झगड़ों के लिए। आपका मुझे याद है, एक आपके साथ मानवाधिकार का वो भी है, कपड़ा पे क्या बोलते हैं? हाँ, एक हमारा वस्त्र बैंक है, एक माँ पुस्तक बैंक है जिसमें गरीबों को निःशुल्क किताबें, इसकी सुविधा है, क्लास फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक किताबें फ्री मिलती है हमारे यहाँ, वो चल रहा हमारा। एक फुटवेयर बैंक चल रहा हमारा है, स्ट्रीट स्कूल चल रहे हमारे हैं। साथ में अभी दो हमने प्रोजेक्ट अभी 28 तारीख को शुरू किया है, एक ह्यूमन केयर, एक एनिमल केयर। ह्यूमन केयर में हमने जो आज शहर में लावारिस लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, जो फुटपाथ पे पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, उनका रहने व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी हमारी संस्था ने 28 अगस्त 2020 से शुरू किया है। और ये सेम प्रोजेक्ट जानवरों के लिए शुरू किया है, तो जो आवारा जानवर हैं, वो घायल हैं, बीमार हैं, तो उनके इलाज के लिए भी हमने एक टीम हमारे यहाँ बनी है। यदि आप कोई मुझे कॉल करता है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हमने हैं, तो हमारी टीम जाके उनका इलाज करेगी और सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं हमारे यहाँ पर। किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं, यानी इस तरह की किसी भी हेल्प का कहीं कोई चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई चार्ज, और वैसे भी समाज सेवा में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपसे कहीं चार्ज लिया जा रहा तो उसे आप समाज सेवा नहीं कह सकते, उसे आप बिजनेस कह सकते, बिजनेस कहेंगे उसको। तो तपन जी थे हमारे साथ, इन्होंने आपको बताया कि कैसे ये लोग मानवाधिकार के माध्यम से अधिकार दिलाने के साथ साथ और भी अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।